बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाजी मश्क 12.3 को हल करेंगे, जिसमें हमारे पास है एहतमाल का कानून ज़रब। पहले हमने सिर्फ एहतमाल जो है वो किया था और उसके बाद हमने जो है वो कुछ यूनियन तकाता के साथ एहतमाल की जमा जो है वो हमने की थी। अब यहाँ पर हमारे पास कानून ज़रब है। अगर ए और बी दो आज़ाद वाक़यात हों, ठीक है, दो वाक़यात हमारे पास, एक है ए और एक है बी, अगर दोनों आज़ाद हों तो उनका जो हमारे पास ए और बी यानी उन दोनों का जो तकाता है, यानी कि वो सूरत जिसमें दोनों ही इकट्ठे वक़ू पज़ीर हो रहे हैं, यानी ए और बी दोनों ही वक़ू पज़ीर हो रहे हैं एक ही वक़्त में, यानी उनका जो तकाता है वो ए और बी दोनों एहतमाल के ज़रब के बराबर होता है। ये होता है एहतमाल का कानून ज़रब। अब मशरूत एहतमाल जो वो क्या है, अगर ए और बी मुनहसिर वाक़यात हों तो अगर ये क्या है, मुनहसिर हैं, अगर पहले क्या था, आज़ाद थे यानी गैर मुनहसिर थे, एक दूसरे को मुनहसिर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अगर वो मुनहसिर कर रहे हैं, मुनहसिर वाक़यात हैं, तो फिर उस सूरत में जो इनका तकाता होगा वो पी ऑफ ए ज़रब पी ऑफ बी जब ए दिया गया हो। इसको क्या पढ़ेंगे, पी ऑफ बी जब ए दिया गया हो, इसके बराबर होता है। जहाँ पी ऑफ बी जब ए दिया गया हो, वाक़या बी के वकू पज़ीर होने का एहतमाल, यानी बी का जो है वकू पज़ीर होने का एहतमाल है, जबकि ये फ़र्ज़ किया जाता है कि ए पहले ही वकू पज़ीर हो चुका है। तो ए पहले से वकू पज़ीर हो चुका है और बी के वकू पज़ीर होने का एहतमाल जो है वो ये होता है। तो इसे बी जब ए दिया गया हो पढ़ा जाता है। तो ये दो फार्मूले हैं जो आपने करने हैं। एक ये हमारे पास बी जब ए दिया गया हो उस हिसाब से, और एक जब हमारे पास आज़ाद हों। वैसे ये तो ए और बी अगर आप इसको छोड़ भी देंगे, यहाँ से कर लेंगे अगर आप फार्मूला, तो ये एक फार्मूला और ये आपके पास दूसरा फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूले करने हैं, इसी की मदद से जो है वो हमारी मश्क 12.3 हल होगी। तो शुरू करते हैं जी मश्क को और देखते हैं किस तरह से हमने इसको हल करना है। तो मश्क है जी 12.3। सवाल नंबर है एक से 10 तक के आदाद में से दो आदाद को वापस रखने के साथ बिला तरतीब मुंतखब किया गया है, यानी कि 1 से 10 तक जो है वो आदाद हैं। तो हम यहाँ पर जो है सैम्पल स्पेस वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस क्या है, 1 2 3 और कहाँ तक है, ये 10 तक है, यानी नंबर ऑफ एस जो है टोटल कितने हैं, 10 हैं। अब दो आदाद को वापस रखने के साथ बिला तरतीब मुंतखब किया गया है, यानी कि दो आदाद को जो है वापस रखा गया है। तो वो दोनों जो हैं वो कौन से होंगे, एहतमाल मालूम करना है कि दोनों मुफरिद हों, ठीक है, और उनका हासिल ज़रब जुफ्त हो। अब मुफरिद हों तो मुफरिद के लिए हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं, पहला चले हल कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया दो आदाद है ना, तो फ़र्ज़ किया ए पहला अदद हासिल होने का वाक़या है और बी दूसरा अदद, पहला अदद मुफरिद हासिल होने का वाक़या और बी दूसरा अदद मुफरिद हासिल होने का वाक़या है। तो अब हम दो अदद मुंतखब कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर दो लेने होंगे, यानी पहले हमारे पास एक अदद मुंतखब किया जाता था तो हम एक लेते थे, ठीक है, ए लिख लेते थे। तो अब हमारे पास दो है तो एक को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का। तो ए पहला अदद मुफरिद है तो उसको हमने ए का नाम दे दिया, और बी दूसरा अदद मुफरिद है उसको हमने जो है वो बी का नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखेंगे सबसे पहले हम कि हमारे पास ए पहले क्या है, चलें ए पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मुफरिद अदद हैं जी। इसमें हमारे पास एक ताक है, दो आ जाएगा मुफरिद अदद, तीन, उसके बाद चार नहीं होगा, पाँच होगा, पाँच के बाद सात, और बस ये होंगे 10 तक। 1 से 10 तक यही मुफरिद अदद होते हैं। तो नंबर ऑफ़ ए जो है ये कितना है, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ ए 4 बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 10। तो 4 बटा 10 कितना हो जाएगा, 2 बटा 5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये हमारे पास कितना होगा, 2 बटा 5। जब आप कहेंगे कि ये कैसे 2 बटा 5 आ गया, तो देखें हमारे पास कुल अदद कितने थे, 10 थे। 10 में से ए जो है वो पहला अदद हासिल होगा, तो उसके लिए हमारे पास ये हल था। अगर उन्हीं 10 में से बी जो है वो मुफरिद अदद होगा,
ए अगर मुफरद अदद है तो ये हासिल हुआ, और अगर बी मुफरद अदद है तो फिर भी तो यही होगा ना। तो ए की जगह आप बी रखेंगे, 2 3 5 7 4 होंगे ना टोटल। बी पर भी तो यही मुफरद आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई मुफरद नहीं है ना। तो बी के लिए भी यही सेम होगा। जिस तरह से ए के अगर ए जो है वो पहला अदद मुफरद हासिल होने का वाक़या और बी दूसरा अदद मुफरद हासिल होने का वाक़या है, तो जो जवाब हमारे पास ए आया है वही जवाब हमारे पास बी होगा, क्योंकि सवाल तो हमारे पास वही है 1 से 10 तक है। ठीक है, तो 1 से 10 तक के लिए हमारे पास मुफरद अदाद 2 3 5 7 लेंगे हम ए के लिए, और 2 3 5 7 ही बी के लिए होंगे, तो दोनों का जवाब सेम रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लेना है जी, दोनों अदाद मुफरद। हमें जो कहा गया है दोनों मुफरद हों, तो दोनों आदाद मुफरद, दोनों आदाद मुफरद का एहतमाल हमने लेना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है ए तकाता बी की। अब हमें पता है कि ये दोनों आज़ाद हैं। देखें, अब आपने ए निकाला, उसका बी से कोई लेना देना नहीं था, बी निकाला, उसका ए से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो वो डायरेक्ट आ तो वही गया। अगर आप बी को हल करते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा 2 3 5 7, और वही नंबर ऑफ़ बी जो है वो बराबर आ जाएगा 4 के, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस जो है वो टोटल कितना है 10 है। तो इस तरह से जो है वो जब आप हल करेंगे तो जवाब आपको सेम मिल गया, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों आज़ाद हैं। जब आज़ाद हैं तो आज़ाद के लिए हमने जो कानून पढ़ा है वो क्या है, ज़रब का कानून है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज़रब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5, ज़रब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/5। तो 2 ज़रब 2 4/5 ज़रब 5 25, 4/25 ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 1 इसका हो गया। इसी तरह से हमने करना है जुज़ नंबर 2। अब देखें, इनका हासिल ज़रब जुफ्त। तो अब हासिल ज़रब जुफ्त कैसे होता है, अगर आपके पास एक अदद दो अदद है ना, एक अदद है आपका जुफ्त, उसके साथ आपने ज़रब किया जुफ्त, तो जवाब क्या आएगा, जुफ्त। ठीक है, एक अदद है आपके पास ताक, एक अदद है जुफ्त, जवाब क्या होगा, जुफ्त। यहाँ एक अदद आपका है जुफ्त, दूसरा है ताक, तब भी जवाब जुफ्त। और अगर एक ताक हो उसके साथ दूसरा भी ताक हो, तब जो जवाब आएगा वो आपके पास होगा ताक। एक मिसाल के साथ हम बात कर लेते हैं, जुफ्त ज़रब जुफ्त यानी 2 ज़रब 4 कर लेते हैं, कितना होगा 8, तो जुफ्त है। ताक ज़रब जुफ्त आप कर लें, 3 ज़रब 2, ताक ज़रब जुफ्त कितना होगा, 3 ज़रब 2 6। अब जुफ्त ज़रब ताक 4 ज़रब 3 कर लें, 4 तिया 12, और ताक ज़रब ताक 3 ज़रब 5 कर लें, कितना होगा 15। तो देखें, ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, और ये है ताक। जुफ्त कहते हैं इवन को, ताक कहते हैं ओड को। अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए हैं पहले, तो उन्हें इस चीज़ से कन्फ्यूजन होगी। तो जुफ्त इवन नंबर्स को कहते हैं जो 2 पर तकसीम हो सकते हैं, और ताक जो है वो ऑड नंबर्स को कहते हैं जो 2 पर तकसीम नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास जुफ्त आ जाएंगे। अगर आप जुफ्त जुफ्त को ज़रब करेंगे, जुफ्त रहेगा, ताक जुफ्त भी जुफ्त रहेगा, जुफ्त ताक भी जुफ्त रहेगा, और ताक ताक जो है वो ताक होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ताक ज़रब ताक, जब दोनों अदाद ताक होंगे उसके अलावा बाकी सारे आ जाएंगे, इनका हासिल ज़रब क्या हो, जुफ्त हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फ़र्ज़ किया ए पहला अदद ताक आने का वाक़या है, और बी दूसरा अदद ताक आने का वाक़या है। तो ए हमारे पास क्या होगा, ताक अदाद कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9, कितने हो जाएंगे टोटल, नंबर ऑफ़ ए 5 है, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितना है 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ ए कितना है 5/10, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी सेम रहेगा 1/2, ऊपर यही हल आ जाएगा सेम, यानी कि बी का भी 1 3 5 7 9 वही ताक होंगे ना। तो नंबर ऑफ़ बी 5, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 10, तो 5/10 1/2, तो जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उतना ही बी है। तो दोनों हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों अदद, ये पहला अदद ताक, ये दूसरा अदद ताक। अगर दोनों ही ताक हों, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, दोनों अदद ताक हों।
तो ये बराबर क्या होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज़रब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इससे जो हमें जवाब मिलेगा वो दोनों अदद ताक होने का मिलेगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाता बी भी आप कह सकते हैं, जब दोनों अदद ताक होते हैं तो ए तकाता बी भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 ज़रब 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो हमारे पास ये कब आया, जब दोनों अदद ताक होंगे, वो कितना है 1/4, दोनों अदद जब ताक होंगे। पहले हमने निकाला कि पहला अदद ताक है, ठीक है, फिर हमने निकाला कि दूसरा अदद ताक है। पहला अदद ताक होने का वाक़या, उसका एहतमाल 1/2, दूसरा अदद ताक हो तो उसका एहतमाल 1/2। जब दोनों आदाद ताक हों, आदाद लिखेंगे, जब दोनों आदाद ताक हों, जब दोनों ही ताक होंगे तो फिर क्या होगा, फिर उनका जो हमारे पास तकाता होगा वो होगा 1/4। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों आदाद ताक हों बराबर कितना आया, 1/4। प्रोबेबिलिटी दोनों आदाद ताक ना हो। अब क्या है कि दोनों ही ताक ना हो, पहले हमने क्या कहा कि दोनों ताक हो, अब हमने कहा दोनों ताक ना हो, तो वो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों ताक हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कहा, हमें जो कहा गया था, हमें कहा गया था सवाल में, हमें कहा गया था कि दोनों इनका हासिल ज़रब जो है वो जुफ्त हो। तो हमने कहा कि जुफ्त कब होता है, जब जुफ्त ज़रब जुफ्त करते हैं, ताक ज़रब जुफ्त करते हैं, या जुफ्त ज़रब ताक करते हैं, सभी में जुफ्त रहता है। लेकिन जब आप ताक ज़रब ताक करते हैं तो वो ताक हो जाता है। तो हमने ये निकाल लिया, क्योंकि ऊपर हमें 3 चीज़ें निकालना पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ एक ही चीज़ निकालना पड़ी, ताक ज़रब ताक। वैसे हमें 3 चीज़ें निकालना पड़ती, जुफ्त ज़रब जुफ्त निकालते, फिर ताक ज़रब जुफ्त निकालते, फिर जुफ्त ज़रब ताक निकालते, वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक ही चीज़ निकाल ली कि दोनों आदाद ताक हों। तो हमने कहा कि पहला आदत ताक हो तो उसका एहतमाल ये है, दूसरा आदत ताक होने का एहतमाल ये है, और अगर दोनों अदद ताक होंगे तो फिर उनका एहतमाल ये आ जाएगा। तो हमने कहा कि जब दोनों आदाद के ताक होने का एहतमाल 1/4 है, तो हम कहते हैं कि दोनों आदाद ताक ना हो तो वो एक में से हम माइनस कर देंगे। तो दोनों आदाद ताक ना हो, इसका मतलब क्या है कि जब दोनों ताक नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, इनका हासिल ज़रब जुफ्त हो। तो फिर इन दोनों का हासिल ज़रब जुफ्त होगा, यानी जब दोनों ताक नहीं है तो इसका मतलब है कम से कम एक जुफ्त है। तो जब एक जुफ्त आ जाएगा तो फिर हासिल ज़रब जुफ्त ही रहेगा, चाहे आप ताक ज़रब जुफ्त करें, चाहे आप जुफ्त ज़रब ताक करें, चाहे आप जुफ्त ज़रब जुफ्त करें। तो हमने कहा कि जब दोनों आदाद ही ताक नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर उनका हासिल ज़रब जुफ्त होगा। हासिल ज़रब जुफ्त सिर्फ उस वक्त नहीं होता जब दोनों ताक होते हैं, जब दोनों ताक नहीं है, दोनों ताक नहीं है, तो फिर उनका हासिल ज़रब जुफ्त होगा। एक जो है वो कम से कम इसमें जुफ्त आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इजाफे कल 4 ज़रब 1, 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो 3/4 जो है ये है इसका आंसर, इनका हासिल ज़रब जुफ्त हो। तो जो नंबर 2 जो है मुकम्मल हुआ, इसी के साथ सवाल नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 2, लफ्ज़ पंजाब से एक हर्फ और लफ्ज़ लाहौर से एक और हर्फ मुंतखब किया गया। एहतमाल क्या है कि दोनों हरूफ जो है वावल हों, एक हर्फ कॉन्सनेंट और दूसरा वावल हो। तो यहाँ पर पहले को हम पहले हल करेंगे। अब हमें क्या कहा है, दोनों हरूफ जो हैं वो वावल हों। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, फ़र्ज़ किया, मैं यहाँ पर कहा लफ्ज़ पंजाब से एक हर्फ और लफ्ज़ लाहौर से एक और हर्फ लिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फ़र्ज़ किया ए पंजाब से पहला हर्फ वावल होने का वाक़या है और बी लाहौर से दूसरा हर्फ वावल होने का वाक़या है।
अब सबसे पहले सैंपल स्पेस हम लिखेंगे पंजाब, सैंपल स्पेस आ जाएगा PUNJAB। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है यहाँ पर, पंजाब से वावल, वावल कौन से होते हैं, AEIOU, तो इसमें U आ जाएगा सबसे पहले और उसके बाद A आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए कितने आ गए हमारे पास, 2, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 6। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए होगी तो वो बराबर होगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि बराबर होगा 2/6, तो ये आ जाएगा 1/3। अब इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे लाहौर। अब लाहौर के लिए जो सैंपल स्पेस है वो कितना होगा, LAHORE। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो बी आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। यहाँ से वॉवल देखेंगे, सबसे पहले ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ई आ जाएगा, AOE। तो AEIOU होते हैं ना, तो उनमें से AOE जो है ये 2 आ जाएंगे। और नंबर ऑफ बी यहाँ पर कितना है, 3। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमें चाहिए होगी तो वो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होता है। नंबर ऑफ बी 3 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमने कहा था कि फ़र्ज़ किया ए जो है वो क्या है, पहला हरफ वावल, और बी दूसरा हरफ लाहौर से वावल लिया गया है, ठीक है। तो दोनों हरफ अगर वावल होंगे, दोनों हरूफ वावल होंगे, तो फिर उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी दोनों हरूफ वावल, जब दोनों वावल होंगे तो इसका मतलब है कि हम इनका तकाता ले रहे हैं। अब इनका तकाता ले रहे हैं तो वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज़रा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो अभी हमने फार्मूला किया था। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा, बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया, 1/3, और बी कितना आया, 1/2। तो 1 ज़रब 1 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 ज़रब 2 ये कितना हो जाएगा, 6। तो 1/6 जो है ये है इसका आंसर, और जुज़ नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हम जुज़ नंबर 2 को देखते हैं, हमें क्या कहा गया है, एक हरफ कॉन्सनेंट और दूसरा वावल हो, ठीक है। अब एक कॉन्सोनेंट हो और दूसरा क्या हो, वावल हो। तो अब हम इस तरह से ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी तफसीलन जो है इसके ऊपर बात कर ली है। अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा डायरेक्टली हल करते हैं, दूसरा जो जुज़ है इसको। तो एक हरफ हमें कहा गया है कॉन्सोनेंट और दूसरा वावल, ये नहीं कहा कि पहला कॉन्सोनेंट हो या पहला वावल हो। यानी कि हमें ये नहीं पता कि लाहौर से हमने कॉन्सोनेंट लेना है या हमने पंजाब से कॉन्सोनेंट लेना है। तो एक हरफ कहा गया तो पंजाब से कॉन्सोनेंट और लाहौर से वावल ले लें, फिर लाहौर से कॉन्सोनेंट और पंजाब से वावल ले लेंगे। सो जुज़ नंबर 2 जो है, चलें यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले पी हम ले रहे हैं पंजाब से कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसी तरह से हम पी ले रहे हैं लाहौर से कॉन्सोनेंट, फिर हम पी ले रहे हैं पंजाब से वावल, फिर हम पी ले रहे हैं लाहौर से वावल। तो इन सभी चीज़ों को अब अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखें, पंजाब में टोटल कॉन्सोनेंट का है ना, तो कॉन्सोनेंट कौन से हैं जो वावल नहीं होते, यानी कि PNJB कितने हो गए, 4 बटा सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, 4/6, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। इसी तरह से लाहौर है, लाहौर में यहाँ पर देखेंगे कॉन्सोनेंट का है, तो जो वावल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं। AOE वावल हैं, तो LHR कॉन्सोनेंट होंगे, कितने, 1 2 3/6 हैं टोटल सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह से पंजाब से वावल,
तो पंजाब से वावल हमने अभी निकाला है, यहाँ पर अभी हमने निकाले थे पंजाब से वावल। तो ये देखें, ये पंजाब से वावल हमने निकाले हैं। तो ये हमारे पास 1/3 आया, और लाहौर से जो हमने वावल निकाले वो 1/2 हैं। तो इनको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी लिख लेंगे। अब देखें पंजाब से वावल कितने हैं टोटल, यू बी सॉरी यू ए, बी नहीं यू ए, 2 बटा टोटल कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा 1/3। इस तरह से लाहौर से वावल कितने हैं, ए ओ ई 3 वावल हैं, बटा टोटल हैं 6, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से अब जो है वो हमने डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वावल के जो एहतमाल है वो हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे प्रोबेबिलिटी पंजाब से कॉन्सोनेंट और लाहौर से वावल। ठीक है, पंजाब से हमने कॉन्सोनेंट लिए, लाहौर से वावल लिया, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा पी ऑफ पंजाब से कॉन्सोनेंट ज़रब पी ऑफ लाहौर से वावल। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। अगर हम कहते हैं कि पी ऑफ ए और बी, तो हम इसको लिखते हैं पी ऑफ ए तकाता बी बराबर होता है पी ऑफ ए ज़रब पी ऑफ बी। यही था फार्मूला ए और बी। तो हमने कहा पंजाब से कॉन्सोनेंट और लाहौर से वावल, तो और की जगह यहाँ पर ज़रब लगा देंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। पंजाब से कॉन्सोनेंट, लाहौर से वावल, दोनों आ जाएंगे हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा पंजाब से कॉन्सोनेंट हमने निकाले कितने हैं, 2/3, ज़रब लाहौर से वावल ये आ जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह से दोबारा यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ पंजाब से कॉन्सोनेंट, लाहौर से वावल लिया था, अब हम पंजाब से वावल और लाहौर से कॉन्सोनेंट लेंगे। पंजाब से वावल और लाहौर से कॉन्सोनेंट। हमें ये नहीं कहा कि पहला कौन सा हो दूसरा कौन सा, हमें कहा है कि एक वावल एक कॉन्सोनेंट। तो हम पंजाब से कॉन्सोनेंट, लाहौर से वावल लिए, अब इस तरह से लाहौर से पंजाब से वावल और लाहौर से कॉन्सोनेंट ले लेंगे। तो फिर ये किसके बराबर होगा, ये होगा पंजाब से वावल ज़रब लाहौर से कॉन्सोनेंट। तो बराबर करेंगे पंजाब से वावल, ये आ जाएगा 1/3 ज़रब लाहौर से कॉन्सोनेंट, लाहौर से कॉन्सोनेंट कहाँ पर है, ये है लाहौर से कॉन्सोनेंट 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, 1 ज़रब 1, 1/3 ज़रब 2, 6। सो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एक कॉन्सोनेंट और दूसरा वावल। अब इनमें से कौन सा कॉन्सोनेंट है कौन सा वावल ये हमें नहीं कहा गया। तो हमने कहा पंजाब से कॉन्सोनेंट, लाहौर से वावल, फिर लाहौर से कॉन्सोनेंट, पंजाब से वावल। तो दोनों हिसाब से हमने ले लिए। अब इन दोनों को हम कर लेंगे जमा, यानी कि अगर पंजाब से कॉन्सोनेंट लाहौर से वावल होगा, पहला पंजाब से कॉन्सोनेंट दूसरा लाहौर से वावल होगा, तो फिर 1/3 हो जाएगा। और अगर पंजाब से वावल लाहौर से कॉन्सोनेंट होगा तो 1/6। तो दोनों को हम कर लेंगे जमा, यानी कि दोनों ही हमारे पास आ जाएंगे 1/6 और 1/3, दोनों ही कंडीशन आ जाएंगी। तो होगा वही, यहाँ पर देखेंगे एक कॉन्सोनेंट एक वावल है, यहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट एक वावल है। तो हमें कहा है कि एक कॉन्सोनेंट दूसरा वावल, तो एक कॉन्सोनेंट दूसरा वावल हो जाएगा। तो दोनों ही आ जाएंगे, दोनों को जमा कर लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, 6 ज़रब 1, 6 तकसीम करेंगे 3 पर कितना हो जाएगा 2, जमा 6 ज़रब 1, 6 तकसीम 6 पर करेंगे 1 आ जाएगा। 2 जमा 1 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, जो क्या है इसका आंसर। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इसके साथ सवाल नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है।
तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 3। एक डाइस को 2 बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, ठीक है। एहतमाल मालूम कीजिए कि एक उछाल 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरा 5 हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख लेते हैं कि डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं टोटल 6। तो हमें कहा कि पहले उछाला, ठीक है, पहले उछाल में कितना आया 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरे उछाल में क्या आया 5। तो इन दोनों का एहतमाल जो है वो हमने मालूम करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया ए 3 का जुज़्व ज़रबी आने का वाक़या है। तो ए बराबर आ जाएगा 3 6, यही होते हैं 3 के जुज़्व ज़रबी। तो नंबर ऑफ़ ए कितने आ गए हमारे पास 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा नंबर ऑफ़ ए बटा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस से हमने लिख लिया। तो नंबर ऑफ़ ए कितना है 2 बटा 6, 2 बटा 6 है तो 1 बटा 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया बी क्या है 5 हो, यानी पहले उछाल में कितना 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरे उछाल में कितना है 5। तो फ़र्ज़ किया बी 5 आने का वाक़या है। सो बी हमारे पास आ जाएगा 5, सिर्फ 5 ही आएगा ना, 1 से 6 तक तो 5 तो एक ही बार आता है और 6 3 के जुज़ ज़रबी 2 आ जाते हैं, 3 और 6। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ बी जो है ये कितना आ गया 1, नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस कितना है 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा नंबर ऑफ़ बी बटा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ़ बी 1 है, नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस 6 है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें यहाँ पर कहा गया एक उछाल 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरा 5 हो। तो और का है तो हम यहाँ पर जो है वो और के हिसाब से करेंगे। सो उसके लिए बल्कि एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। अब देखें यहाँ पर हमें ये कहा है कि एक उछाल 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरा 5। हमें ये नहीं कहा कि पहला जो है वो 3 का जुज़ ज़रबी है या दूसरा जो है वो 3 का जुज़ ज़रबी है, पहला 5 है या दूसरा 5। जिस तरह से पिछला सवाल हमने किया था, यहाँ पर आपको याद होगा अभी हमने सवाल किया, हमने यहाँ पर कहा, हमें यहाँ पर कहा गया था एक कॉन्सोनेंट दूसरा वावल हो। तो हमने कहा कि पहला वावल दूसरा कॉन्सोनेंट, फिर हमने कहा कि यानी कि पंजाब वावल लाहौर कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर हमने कहा कि पंजाब कॉन्सोनेंट लाहौर वावल। तो हमने कहा कि पहला कॉन्सोनेंट दूसरा वावल, और फिर हमने कहा पहला वावल दूसरा कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमें ये नहीं कहा था कि कौन सा वावल हो कौन सा कॉन्सोनेंट, सिर्फ ये कहा था कि एक वावल और एक कॉन्सोनेंट हो। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लगेगी। हमें यहाँ पर कहा गया कि एक उछाल 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरा 5। अब पहला 3 का जुज़ ज़रबी दूसरा 5 का ये नहीं है, एक 3 है और दूसरा 5। हो सकता है कि जो दूसरा उछाल हो वो 3 हो। तो हम दोनों को ही यहाँ पर लेंगे। हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ए और बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ए तकाता बी, जो कि हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज़रब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/3 ज़रब बी कितना है 1/6। तो 1 ज़रब 1 1, 6 ज़रब 3 18। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी हम लेंगे बी और ए, ठीक है। ये हमने कहा कि पहला ए दूसरा बी, ठीक है। अब हमने क्या कहा पहला बी दूसरा ए, इस हिसाब से उलट कर दिया तो क्या होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तकाता ए, जो कि बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़रब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये आ जाएगा 1/6 ज़रब 1/3, तो ये आ जाएगा 1/18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक उछाल 3 का जुज़्व ज़रबी और दूसरा 5 हो। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक जो है वो 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरा 5। यहाँ पर ये 3 का जुज़ ज़रबी ये 5 के हिसाब से आ गया। इस तरह से ना ये 3 के जुज़ ज़रबी का एहतमाल ये 5 का एहतमाल था, और यहाँ पर ये 3 का जुज़ ज़रबी का एहतमाल और ये 5 का एहतमाल है। सो दोनों को जो है वो हम यहाँ पर जमा कर लेंगे 1/18 जमा 1/18।
तो 18 आ जाएगा इसका एलसीएम, या आप जुज़ाफ़ेगल भी कह सकते हैं। तो ऊपर 1 × 1 2/18, तो ये हो जाएगा 1/9। तो 1/9 जो है ये इसका आंसर। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 4, 2 डाइस फेंकी गई, एक पर ताक और दूसरे पर 2 का जुज़ ज़रबी हासिल करने का एहतमाल मालूम कीजिए। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, एक पर 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरे पर 5 का था। यहाँ पर एक पर ताक और दूसरे पर 2 का जुज़ ज़रबी जो है वो हासिल करने का एहतमाल, यानी कि दूसरे पर जुफ्त होगा। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस हम लिख लेंगे, क्या होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है ये आ जाएंगे टोटल 6। अब यहाँ पर फ़र्ज़ किया ए ताक आने का एहतमाल है, सॉरी वाक़या है, ताक आने का वाक़या है। तो ए आ जाएगा, ताक क्या है 1 3 5, यही है इनमें से। सो नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3/6 आ जाएगा जो कि होगा 1/2। इसी तरह से फ़र्ज किया बी 2 का जुज़्व ज़रबी आने का वाक़या है। सो बी बराबर आ जाएगा 2 के जुज़्व ज़रबी कौन से होंगे, 2 4 6, यानी कि जुफ्त तादाद आ जाएंगे इसमें से। सो नंबर ऑफ बी बराबर आ जाएगा 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर आ जाएगा 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये 3/6 बराबर आ जाएगा 1/2। अब पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या आप लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ताक आने का, ताक और 2 का जुज़ ज़रबी, इस तरह से लिख लेंगे ताक और 2 का जुज़ ज़रबी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ताक और 2 का जुज़ ज़रबी, इस तरह से भी आप लिख लेंगे। ताक इधर लिखेंगे और फिर इधर 2 का जुज़ ज़रबी लिखेंगे। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ए और बी, क्योंकि ए ताक है और बी क्या है 2 का जुज़ ज़रबी, क्योंकि हमने लिख लेना ए ताक है और बी क्या है 2 का जुज़ ज़रबी, तो हम ताक और जुज़ ज़रबी लिखने के बजाय सिर्फ ए और बी को ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होगा, ए तकाता बी जो कि बराबर होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज़रब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1/2 ज़रब 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/4। इसी तरह से हमने एहतमाल मालूम करना है बी और ए का, क्योंकि हमें ये कहा है कि एक जो है वो ताक हो और दूसरा 2 का जुज़ ज़रबी, और पहला ताक है या पहला जुज़ ज़रबी है ये हमें नहीं कहा गया, तो हम दोनों के हिसाब से कर लेंगे। पहले हमने कहा कि पहला ताक और दूसरा जुज़ ज़रबी है 2 का, अब हमने कहा कि पहला 2 का जुज़ ज़रबी है और दूसरा ताक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तकाता ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़रब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1/2 ज़रब 1/2 बराबर आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक पर ताक और दूसरा या दूसरे पर 2 का जुज़्व ज़रबी हो या होने का वाक़या, सॉरी एहतमाल, जुज़्व ज़रबी हो या होने का एहतमाल। तो ये क्या होगा, इन दोनों को हम कर लेंगे जमा, ये सॉरी 1/4 है, मैंने इसको अकेला 4 लिख दिया, 1/4 है ये, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 1/4 और ये भी 1/4, इन दोनों को कर लेंगे जमा। सो 1/4 1/4 तो ज़ाफ़िया सेम है, 4 आ जाएगा ऊपर 1 जमा 1 जो कि होता है 2, 2/4 बराबर आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है ये है इसका आंसर, और ये सवाल नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 5, ताश के पत्तों में से 2 पत्ते यके बाद दीगरे बिला तरतीब बगैर वापसी के निकाले गए। एहतमाल मालूम कीजिए कि पहला पत्ता पान हो और दूसरा पत्ता बादशाह। अब देखें हमें यहाँ पर कह दिया कि पहला पान हो दूसरा बादशाह हो,
अब ये नहीं कहा कि एक पान और दूसरा बादशाह, नहीं, अगर एक पान दूसरा बादशाह का क्या होता तो फिर हमें ये नहीं पता था कि इनमें से पहला पान है या दूसरा पान है। तो हमें यहाँ पर ये कह दिया गया है कि पहला पान और दूसरा बादशाह, तो इसके तरतीब अब हमारे पास पहले से दी गई है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कुल पत्ते ताश के कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52, और पान के पत्ते कितने होते हैं, इनमें पान के पत्ते होते हैं टोटल 13। 13 हुक्म के होते हैं जो स्याह होते हैं, 13 चिड़िया के होते हैं जो स्याह होते हैं, 13 पान के होते हैं जो सुर्ख होते हैं, और 13 ही ईंट के होते हैं जो सुर्ख होते हैं। तो इस तरह से पान के पत्ते टोटल 13 होते हैं जो सुर्ख होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 13। अब अगर हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी पान के पत्तों की, तो एक पान का पत्ता हमने लेना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ पत्ते पान के जितने होंगे बटा कुल पत्ते यानी कि सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगा 13/52, 13 को 52 पे तकसीम करेंगे 1/4 आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे बादशाह के पत्ते। अब बादशाह टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं बादशाह, यानी कि एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़िया का, और एक हमारे पास होता है हुक्म का, यानी 4 होते हैं ना, तो उन चारों में एक एक बादशाह होता है। तो 4 पत्ते आ जाएंगे बादशाह के। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी बादशाह की, तो कितनी होगी, 4/52, जो कि आ जाएगा 1/13। ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी लेनी है पहला पान और दूसरा बादशाह, ये तरतीब होनी चाहिए, पहला पान और दूसरा बादशाह। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा, बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पान ज़रा प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह। तो ये तरतीब हमने रखनी है यहाँ पर, पहला बादशाह नहीं हो सकता। अब पहला पान रहेगा, दूसरा बादशाह रहेगा। तो पान का कितना है, 1/4, ज़रा बादशाह कितना है, 1/13। तो 1/4 ज़रा 13, 52। तो 1/52 जो है ये इसका आंसर। सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जो हमारे पास 6, ताश के 52 पत्तों से बगैर वापसी के 2 पत्ते मुंतखब किए गए, एहतमाल मालूम कीजिए। जुज़ नंबर 1 है दोनों स्याह हों। अब कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हमारे पास हैं 52, और स्याह कितने होते हैं, स्याह होते हैं टोटल आधे स्याह होते हैं और आधे जो है वो सुर्ख होते हैं। तो 26 जो है इसमें से स्याह होंगे। तो अब देखें, अगर हम एक स्याह, इसमें से हमें क्या कहा है, दोनों स्याह हों, तो 2 पत्ते हमने मुंतखब किए बगैर वापसी, यानी एक निकाला, उसके बाद फिर हमने दूसरा निकाला, तो बगैर वापसी के 2 पत्ते निकाले गए, तो दोनों क्या है, स्याह हैं। तो अगर हम एक स्याह लेते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक स्याह, तो ये कितना हो जाएगा, 26 स्याह कितने टोटल 26, तो एक स्याह निकालना है ना, तो 26 में से कोई भी आ जाएगा तो वो स्याह ही होगा ना। तो टोटल स्याह कितने हैं 26, और बटा कुल पत्ते कितने हैं 52, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक स्याह पत्ता। जब हमने एक स्याह पत्ता निकालना था तो हमारे पास कुल पत्ते थे 52 और उसमें से स्याह पत्ते थे 26। तो हमने 26 में 52 में से 26 में हमारे पास स्याह है, तो हमने एक निकाला, तो इस हिसाब से आ जाएगा, यानी हर 2 में से एक जो है वो हमें स्याह मिलेगा। अब हमने क्या करना है, जब हमने दूसरा स्याह निकालना है तो दूसरा स्याह हम कुछ इस तरह से निकालेंगे, 2 स्याह जब एक स्याह दिया गया हो, इसी तरह से हमने इसको पढ़ा था, 2 स्याह जब एक स्याह दिया गया हो, यानी कि अब हमारे पास 26 स्याह थे ना टोटल, तो एक इसमें से निकल गया, ये हमने निकाल लिया, तो बाकी पीछे कितने स्याह रह गए, 25 स्याह रह गए। और इसी तरह से हमारे पास कुल पत्ते कितने थे 52, 52 में से एक स्याह हमने निकाल लिया, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 51 रह जाएंगे। तो ये होता है इसका तरीकाकार। इसको दोबारा समझते हैं। ताश के कुल 52 पत्ते थे, उसमें से 26 जो है वो स्याह है, हमें कहा है कि दोनों स्याह, तो हमने जब एक स्याह निकाला तो हमने कहा 26/52 करें, यानी कुल स्याह पत्ते बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/2 आ गया। हमने कहा कि हमने एक स्याह जो है वो निकाल लिया। अब जब हमने दूसरा स्याह लेना तो हमने कहा ना कि दूसरा स्याह जब एक जो है वो दिया गया हो, एक पहले से हमारे पास अब दिया गया है, तो अब हमारे पास क्या है कि अब स्याह जो है वो टोटल कितने होंगे, 26 में से 25 रह जाएंगे, क्योंकि एक निकल गया, और वो जो एक निकला है वो कुल पत्तों में से भी तो निकल गया है ना, तो कुल पत्ते अब रह जाएंगे 51। तो जब हमने यहाँ पर दोनों स्याह हों, प्रोबेबिलिटी जब हमने मालूम करनी है दोनों स्याह हों, तो इनका तकाता आएगा दोनों स्याह होने का।
तकाते के लिए जो है वो हमारे पास क्या तरीकाकार होता है कि एक स्याह ज़रब दूसरा स्याह, लेकिन दूसरा स्याह कब है, जब एक स्याह जो है वो दिया गया हो। इसी तरह से हमने मालूम किया है दूसरा स्याह कब लेना है, जब एक लिया गया हो। तो दोनों को ज़रब कर देंगे, 1/2 ज़रब 25/51। तो 25 ज़रब 1 25, 51 ज़रब 2 करेंगे 102। तो 25/102 जो है ये है इसका आंसर। अब इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ यही आया है कि दोनों स्याह थे, जब हमने एक स्याह निकाल लिया तो दूसरा स्याह निकालने का तरीका ये है कि वो जो एक निकाल लिया वो टोटल में से हम निकाल देंगे, तो ये दूसरा स्याह है। लेकिन दूसरे स्याह को फिर हम डायरेक्ट नहीं लिखते, उसको लिखने का ये तरीका होता है कि दो स्याह जब एक दिया गया हो। तो इस तरह से यहाँ पर भी वही आएगा, दो स्याह जब एक स्याह दिया गया हो, तो वो 25/102 होगा। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो जुज़ नंबर है जी 2, उसी तरह से हल करेंगे। अब देखें कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। यहाँ पर क्या है, दो मलकाओं यानी दोनों मलकाओं, तो मलका के पत्ते कितने होते हैं, मलका के टोटल पत्ते होते हैं 4, दो स्याह होते हैं, दो सुर्ख होते हैं, तो मलका के हैं टोटल 4। तो जब हमने मलका की एक की जब हमने यहाँ पर एहतमाल लिया, मलका एक की प्रोबेबिलिटी हमने ली, तो वो बराबर आएगा, हमारे पास टोटल 4 मलका होती हैं, तकसीम करेंगे 52 पे, तो 1/13 आ जाएगा। और जब हम दूसरी मलका का पत्ता निकालेंगे, मलका का जब हम दूसरा पत्ता निकालेंगे, दो मलका, तो वो कब होगा, जब एक मलका दी गई होगी। एक मलका तो हमने पहले निकाल ली, तो फिर हम दूसरी मलका जब निकालेंगे तो हम कहेंगे टोटल पत्ते जो थे, यानी मलका जो थी टोटल 4 थे, उसमें से एक निकल गई तो टोटल 3 रह गए। इस तरह से कुल पत्ते 52 थे, एक पहले निकल गया तो 51 रह गए। तो पी दो मलका हों या दोनों मलका हों तो वो बराबर आ जाएगा पी ऑफ एक मलका ज़रब पी ऑफ दो मलका जब एक मलका दी गई हो, तो ये बराबर आ जाएगा 1/13 ज़रब 3/51। तो 3 ज़रब 1 3 और 51 ज़रब 13 करेंगे। इसके लिए फिर हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे 3 मेरे ख्याल में 51 पे तकसीम होता है शायद। 3 को अगर हम तकसीम कर दें 51 पे, तो हाँ, तो ये तकसीम होता है 1/17 आ जाए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते, चलें कोई बात नहीं, अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे। 51 ज़रब 13 करें तो ये आ जाएगा 663। तो 3 पे तकसीम करेंगे, 1 बटा ये 6 को 3 पे तकसीम करेंगे, 2 हिस्से से ये भी 2 और ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं 6 तकसीम 3 तकसीम 663, तो 1/221 आ जाएगा। सो 1/221 जो है ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो जुज़ नंबर है जी 3, दोनों हुक्म हो। अब हमें क्या है, दोनों हुक्म हो, तो कुल पत्ते यानी कि सैंपल स्पेस जो है वो है 52। अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। 13 हुक्म के, 13 पान के, 13 ईंट के और 13 चिड़िया के, इस तरह से तो 13 आ जाएंगे ये। तो अब हमें क्या कहा है, दोनों हुक्म हो, तो प्रोबेबिलिटी हम लेंगे एक हुक्म की, जो कि बराबर आ जाएगा 13/52, यानी कि कुल 13 है, उसमें से हमने एक निकालना है, तो बटा में कुल पत्ते 52, तो 1 बटा आ जाएगा 4। इसी तरह से अब हमने प्रोबेबिलिटी लेनी है दूसरा जो है वो हुक्म की, तो दूसरे हुक्म की प्रोबेबिलिटी कब लेंगे, जब एक हुक्म जो है वो दिया गया होगा। दूसरा हुक्म जब एक हुक्म दिया गया हो, इस तरह से लिखेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा, यानी कि अब कुल हुक्म से 13, उसमें से एक निकाल लिया तो 12 रह गए। इसी तरह से कुल पत्ते थे 52, एक निकाल लिया तो ये रह गए 51। ठीक है, अब 52 को तकसीम करते हैं 51 पे, 12 को, सॉरी 12 तकसीम 51, तो ये आ जाएगा 4/17। तो इसको लिखेंगे 4/17। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है दोनों हुक्म हों, तो इसके लिए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी एक हुक्म ज़रब प्रोबेबिलिटी दूसरा हुक्म जब एक हुक्म दिया गया हो, तो ये आ जाएगा 1/4 ज़रब 4/17। तो 4 4 से कट जाएगा, 1/17 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो जुज़ नंबर है जी 4, दोनों ईंटें हों, तो कुल पत्ते 52, ईंट के पत्ते 13 ईंट के होते हैं, 13 हुक्म के, 13 चिड़िया के, 13 पान के, इस तरह से। अब एक ईंट अगर हम यहाँ से निकालते हैं
एक ईंट, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये बराबर होगी 13/52, तो ये आ जाएगा 1/4। और अगर हम निकालते हैं दूसरी ईंट, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी 2 ईंट जब एक ईंट दी गई हो, इसी तरह से होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुल ईंटें कितनी थी 13, 13 में से एक चली गई तो 12 रहेगी, बटा में कुल पत्ते थे 52, 52 में से एक चला गया तो 51 रह गए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/51 हमने किया था, मेरे ख्याल में 4/17 आया था। 12/51, हाँ 4/17, तो ये आ जाएगा 4/17। तो हमने असल में मालूम क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है दोनों ईंटें हों। तो ये कब होगी, जब एक जो है वो ईंट होगी और 2 ईंट, एक ईंट, इसके साथ आ जाएगी 2 ईंट जब एक ईंट दी गई हो, इसी तरह से होगा। तो एक ईंट जो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर निकाली, एक ईंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 1/4, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। और दूसरी ईंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जब एक दी गई हो, तो वो है 4/17, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1/17 जो है ये है इसका आंसर। और ये जुज नंबर 4 जो ये मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 6 है, मेरे ख्याल में सवाल नंबर 6 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 7। सलीम अच्छी तरह फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से बगैर वापसी के ये के बाद दी गए 2 पत्ते निकालता है। एहतमाल क्या है कि पहला पत्ता गुलाम हो और दूसरा पत्ता अमल का हो। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है कुल पत्ते बराबर हैं 52। अब पहला पत्ता गुलाम हो, गुलाम के पत्ते बराबर कितने होंगे, गुलाम के कितने पत्ते होते हैं 4 होते हैं, और मलका के पत्ते कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। अब क्या कहा है कि 52 पत्तों में से बगैर वापसी के निकालता है, ठीक है, यानी कि एक पत्ता निकाल लिया तो उसको वापस नहीं करेगा। पहला पत्ता उसने निकाला जो कि है गुलाम का, अब उसने गुलाम का पत्ता वापस नहीं किया और दूसरा पत्ता निकाला मलका का। अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं गुलाम जो कि बराबर होगा, गुलाम कितने हैं टोटल 4 पत्ते हैं, और बटा क्या करेंगे इसको 52, जो कि आ जाएगा 1/13। और अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं मलका की, अब उसने पहला पत्ता जो है वो गुलाम निकाल लिया है। जब पहला पत्ता गुलाम निकाल लिया है तो मलका के कितने पत्ते रह जाएंगे, मलका के तो फिर भी 4 ही रह जाएंगे, क्योंकि उसने गुलाम निकाला तो मलका तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुल पत्तों को फ़र्क पड़ जाएगा। कुल पत्ते कितने दिए थे 52 दिए थे, जब 52 में से एक निकाल लिया तो कितने बचे, कुल 51 पत्ते बचेंगे। अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर होगी, यहाँ पर ऐसे तो नहीं होगी, लेकिन जब हम सवाल नंबर 5 के ऊपर जाएंगे फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। अब यहाँ पर देखें, हमें कहा गया था ताश के पत्तों में से 2 पत्ते जे के बाद दीगरे बिला तरतीब बगैर वापसी के निकाले गए, यही बात की गई थी। तो हमने यहाँ पर जो है पान के पत्ते लिए थे 13, बादशाह के पत्ते लिए थे 4, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्यों वो जो एक निकाला वो यहाँ पर हमने क्यों नहीं माइनस किया 52 में से, ये सवाल तो होगा ना सबके जहन में। सवाल तो अब भी उसी तरह का है जिस तरह से यहाँ पर हमें कहा गया था ताश के पत्तों में से 2 पत्ते ये के बाद दीगरे बिला तरतीब बगैर वापसी के निकाले गए। एहतमाल मालूम कीजिएगा पहला पत्ता पान और दूसरा पत्ता बादशाह। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, पहला पत्ता गुलाम और दूसरा पत्ता मलकाओ। यहाँ पर तो जो पत्ता निकाला वो हमने माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पर वो हमने क्यों माइनस नहीं किया था। तो देखें, हमें यहाँ पर कुल पत्ते कितने दिए गए थे, कुल पत्ते में दिए गए हैं, यहाँ पर नहीं दिए गए, हमें कुल पत्ते ही नहीं दिए गए। हमें ये कहा गया है कि भाई ताश के पत्तों में से, अब हमें पता है कि ताश के पत्ते हैं 52, ठीक है, ताश के पत्ते 52 हैं। हमें यहाँ पर तो नहीं कहा गया था कि ताश के पत्ते 52 हैं। तो 52 पत्तों में से अब हमें ये नहीं पता कि जब 13 पत्ते पान के थे, ठीक है, तब कुल 52 थे, या जब 4 पत्ते बादशाह के थे तब कुल 52 थे। ये भी हमें यहाँ पर नहीं कहा गया, कोई तरतीब हमें नहीं दी गई। ये एक बिला तरतीब है, कोई तरतीब के साथ नहीं है, बगैर कोई तरतीब के है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरतीब के साथ है, यहाँ पर बिला तरतीब का लफ्ज़ कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ।
ये तो कहा है कि बगैर वापसी के, लेकिन बिला तरतीब नहीं कहा हमें। यहाँ पर क्या कहा था कि बिला तरतीब, हमें कोई तरतीब नहीं दी गई थी, बिला तरतीब कहा गया। तो हो सकता है कि पहले जो उसने पता निकाला वो पान का निकाला हो, बाद में बादशाह का, या हो सकता है कि पहले उसने बादशाह का निकाला हो, बाद में उसने पान का निकाला हो। लेकिन उसने ये कह दिया था कि पहला पता पान और दूसरा बादशाह, तो उसके हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी तो निकाल दी। लेकिन यहाँ पर उसकी क्या तरतीब है वो हमें यहाँ पर खुद ही उसने कह दिया था बिला तरतीब। जो जब बिला तरतीब है तो फिर उसका तरतीब का कोई लेना देना उसमें नहीं है, सिर्फ जवाब में हमें जो कहा था वो हमने उसका निकाल दिया। यहाँ पर हमें तरतीब उसने खुद दी है सवाल में। उसने कहा कि कुल पते 52 है, ठीक है, 52 में से वापसी नहीं की, ठीक है, एक पता पहले निकाला, एक पता उसने फिर निकाला। तो जो पहले निकाला वो गुलाम है, दूसरा निकाला वो मलका है, तो तरतीब है एक, बिला तरतीब के नहीं है। तो ये फ़र्क आपने जहन में रखना है ताकि आपके सवाल जो है वो मिक्सअप ना हो। तो 5 और 7 जो है वो अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं इस तरह के सवाल, और अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इसकी तफसील जो है वो आपको समझा दी। अब आपके जहन में मेरे ख्याल में कोई सवाल बाकी नहीं रहा होगा और आपको अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी कि इन दोनों में इतना फ़र्क क्यों है। तो देखिएगा अब जवाब में कितना फ़र्क आता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, पहला पता किसका है, गुलाम का, और दूसरा पता किसका है, मलका का। तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी गुलाम ज़रब प्रोबेबिलिटी मलका, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी गुलाम जो है वो है 1/13, ज़रब प्रोबेबिलिटी मलका जो है वो है 4/51। सो 4 ज़रब 1, 4/51 ज़रब 13 करेंगे, 51 ज़रब 13, तो ये कितना हो जाएगा 663। सो 4 को तकसीम करते हैं 663 पर, तो नहीं होगा जी, यही आ जाएगा 663 ही आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। तो सवाल नंबर 7 जो ये हमारा मुकम्मल हुआ, और ये हमारी मश्क का आखिरी सवाल था। तो इसी के साथ मश्क 12.3 जो ये मुकम्मल हो गई है। तो अब हम बात करेंगे इस मश्क के मुख्तसर और तफसीली सवालात के ऊपर। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तफसीली सवालात हैं। इसमें से ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ये दोनों, ठीक है। इनको आपने लाजमी तौर पर करना है, दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी 5, 6, 7 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट आपने करना है, 2 नंबर के सवाल होंगे ये। सो मश्क 12.3 जो है ये हमारी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मश्क आदम मश्क 12 को जो है हल करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।